चलो कल के क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज हो गया था। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड कर दिया था, एनर्जी फाइंड कर दिया था। ठीक। अब कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जैसे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी को इस फॉर्म में लिखते हैं, मोमेंटम को इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से, इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का या वेव का हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी को हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में, तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एरिया इनटू टाइम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एनर्जी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम हो गया। तो यहां पर वैसी फॉर्म में आ गया। देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहा, इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटेंसिटी को देखो यहां पर लिखा है एनर्जी इनटू वॉल्यूम। ध्यान दोगे मेरी बात को, ये एनर्जी डेंसिटी या तो एवरेज के फॉर्म में लिखो, वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो डिस्टेंस मान लो एस लिख दिया, डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। एरिया एरिया कैंसिल हो गया। इसका मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू एस बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम को स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी किस फॉर्म में, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ वेव कैसे लिखा गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कल एवरेज वैल्यू हमने सिखाया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी के फॉर्म में आ गया, या आप इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इनटू सी। इस तरह से हम लोग इंटेंसिटी को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है मोमेंटम। तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोमेंटम भी कैरी कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहां पर मोमेंटम जब हम लोग लिखते हैं तो मोमेंटम को हम लोग P इज इक्वल टू एनर्जी बाय स्पीड इसके फॉर्म में लिखा है। ये कैसे आया, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हम लोग एनर्जी को लिख देते mc स्क्वायर, इट इज mc इंटू सी, और ये एनर्जी के फॉर्म में यू से रिप्रेजेंट करो, कैपिटल यू ही लिखते हैं हम लोग, और ये हमारा मोमेंटम हो गया। इसलिए मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में लिखने का तरीका, इसको नोट कर लो। तो आज इंटेंसिटी और मोमेंटम
हो गया? आओ जल्दी आओ। देखो ध्यान से, इंटेंसिटी पढ़ा है। इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं एनर्जी एमिटेड रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इंटेंसिटी को लिखा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। न्यूमरेटर में एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। कल पढ़ाया था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया कट गया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग स्पीड लिख देते हैं। इसलिए इंटेंसिटी को लिखा जाता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वही यहां पर इस फॉर्म में लिखा गया है। और कल पढ़ाया था एवरेज एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। अब देखो मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है। तो हम लोग आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से इस फॉर्म में ई को लिख देते हैं mc स्क्वायर। तो ये एनर्जी का सिंबल यू यूज किया है। mc स्क्वायर को mc इंटू सी लिख देंगे। mc मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो उस कंडीशन में ऐसे एग्जाम्पल दिया, ऐसे हम लोग हाफ mv स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये मोमेंटम mc को लिख देंगे और ये c हो गया। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वही लिखा एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आया समझ में? चलो इरेज करें या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी दे रखा है। कहता है ये ट्रैवल कर रहा फ्री स्पेस में अलोंग एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ई का वैल्यू दे रखा है। तो ई का वैल्यू दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखा 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन एक्स में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन जो हो रहा है 6.3 जे कैप, मतलब अलोंग वाई एक्सिस। कहता फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। पी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, और C के इक्वल पढ़ा है। और मैग्नेटिक फील्ड का हमको वैल्यू निकालना है। E का वैल्यू दे रखा है और ओमेगा हो गया 2 पाई न्यू। वेवलेंथ नहीं दे रखा है, ओनली फ्रीक्वेंसी। न्यू दे रखा है। तो आप निकाल सकते हो C का, ये C के इक्वल होता है। तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, है ना, पढ़ा ना। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी है तो 3 इंटू 10⁸, 25 मेगा का मतलब 10⁶, लेमडा मिल गया। अरे बोलो ना, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तो इस कंडीशन में
लेमडा अननोन क्वांटिटी है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में, या डायरेक्टली आप निकाल सकते हो P नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई सी, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो E नॉट का वैल्यू कितना है? 6.3 एम्पलीट्यूड, और C का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ देखो तो करके कितना कैलकुलेशन आता है, चेक करो तो। 6.3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸। एक मिनट चेक कर लेते हैं पहले आंसर, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। आ गया, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन किधर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई था, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड, लग के कैप लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में दे रखा है। कंपेयर करो, देखो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो कंपेयर करोगे तो बी नॉट कितना मिल गया? 2 इंटू 10⁻⁻⁷ यूनिट टेस्ला हो गया। के का वैल्यू कंपेयर करो, 0.5 इंटू 10⁻³ यूनिट हो गया रेडियन पर मीटर। ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁻11 यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। क्या तो व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पूछा, तो वेवलेंथ क्या होता है? 2 पाई बाय लेमडा से के को इक्वल करोगे तो लेमडा का वैल्यू हो गया 2 पाई बाई के। ये 2 पाई, के का वैल्यू डाल दो 0.5 इंटू 10⁻³ मिल गया लेमडा। उसके बाद क्या पूछा नेक्स्ट? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो सी फ्रीक्वेंसी निकाल लो तुम उससे, ओमेगा से। ओमेगा को 2 पाई न्यू कहते हैं, तो 1.5 इंटू 10⁻11, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 बाई 2 पाई, मिल गया फ्रीक्वेंसी। अब क्या पूछता है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी के लिए आ जाए, बी यहां पर कर रहे हैं बी का कैलकुलेशन। तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ई नॉट कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। सी का वैल्यू कितना? 3 इंटू 10⁻⁸ हो गया, बी नॉट मिल गया। तो बी इज इक्वल टू क्या बन गया? बी नॉट साइन, किस फॉर्म में है? अच्छा बी नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ गलती लिख दिया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बी नॉट नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट 3 इंटू बी नॉट, 3 इंटू 10⁸। बी नॉट का वैल्यू देखो कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ई नॉट मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन किधर होगा? इसका प्रोपेगेशन किधर है? वाई के अलॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? जेड के अलॉन्ग। तो ई जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी। ई नॉट का वैल्यू यहां से डाल दोगे, कितना आ गया? 6 इंटू ई नॉट का वैल्यू बताओ, 60 हो गया। साइन के का वैल्यू वही रहेगा 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स
ओमेगा भी उतना ही 1.5 10^11 इंटू टी, और ये इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, फोर्स बाई चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम किस डायरेक्शन में? जेड के अलोंग। आया समझ में? नोट कर लो। हो गया? इरेज करें? हो गया? नोट कर लिया? चलो अब आ जाओ, आंसर चेक कर लें। के का वैल्यू इसी फॉर्म में देख लो, इसी फॉर्म में आ गया। वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। कहता लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। If the surface has an area दे रखा, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span। देखो, एनर्जी को हम लोग पावर इनटू टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। सिंपली हम लोग पावर जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब एनर्जी बाय टाइम, इसलिए हम लोग एनर्जी को पावर इनटू टाइम लिखते हैं। अब कहोगे सर ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये जो यूनिट दे रखा वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ध्यान दोगे, ये जो पावर दे रखा है इसका यूनिट है पावर बाई एरिया के फॉर्म में। तो पावर को एरिया से डिवाइड, एरिया से मल्टीप्लाई इनटू टाइम, तो पावर पर यूनिट एरिया 18 हो गया। अब एरिया तुम्हारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम तुम्हारा 30 मिनट स्पैन टाइम दे रखा है, जिसको आप 30 इंटू 60 कर दोगे तो इतना जूल आ गया। यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना, तो ये आ गया।
अब कहता है यहां पर हम लोग क्या निकाले, इसका एनर्जी निकाले, एनर्जी निकाले ना। अब मोमेंटम, जो कि फोर्स चाहिए, तो फोर्स होता रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो इस कंडीशन में मोमेंटम को हम लोग क्या लिखे हैं, आज ही लिखे हैं एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये 18 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 इंटू 10⁸ कैलकुलेट करके इतना वैल्यू दिया है। तो ये हम लिख देते हैं डायरेक्टली 2.16 इंटू 10⁻³ ठीक है, यूनिट हो गया किलोग्राम पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट। तो ये इस फॉर्म में लिख दिया। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बाई टाइम पीरियड। मोमेंटम का वैल्यू 2.16 इंटू 10⁻³ है और टाइम पीरियड दे रखा तुम्हारा 30 मिनट्स है, तो 30 इंटू 60 के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, तो ये टाइम पीरियड आ गया और ये हमारा जो यूनिट हो जाएगा, तो यहां से 30 मिनट है और ये फोर्स का ऑब्वियसली यूनिट हो जाएगा न्यूटन, इतना वैल्यू हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा गया 1.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। चलो नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट द, बिल्कुल ये ऑलरेडी फॉर्म पड़ा हुआ है इसलिए इजीली है, बन जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100 वाट बल्ब। 100 वाट बल्ब से जो रेडिएशन हो रहा है इतने डिस्टेंस पे, और कहता है एफिशिएंसी इतना है, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ध्यान देंगे, यहां पर हम लोगों को एफिशिएंसी दे रखा है और एफिशिएंसी है 2.5%। ध्यान दोगे तो सबसे पहले हम लोगों को एनर्जी इंटेंसिटी के फॉर्म में चाहिए। तो एनर्जी होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाय टाइम पावर कहलाता है, ये पावर अपॉन एरिया हो गया। अब इंटेंसिटी हमको दे रखा है एफिशिएंसी 2.5%। इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी हमको रिसीव हो रहा है 2.5% ऑफ दिस, तो 2.5/100 इंटू पावर कितना है
100 वॉट। एरिया कितना है बोलो, डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो जब पॉइंट सोर्स होता है तो ये स्फीयर की तरह बिहेव करता है, जिसका रेडियस दे रखा है 3 मीटर। इसका मतलब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 2.5 बाई डेसिमल हटाओ 10 इंटू 1/4 पाई, ये 22, 7 को ऊपर ले जाओ और इंटू आर का वैल्यू कितना है 3। ये सॉल्व कर लो, इंटेंसिटी आ रहा तुम्हारा 0.22 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मिल गया इंटेंसिटी। अब हमको क्या चाहिए, ERMS चाहिए। ठीक, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी को हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, हाफ ऑफ द इंटेंसिटी। हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं हाफ। इंटेंसिटी को देखो किस फॉर्म में लिखा है, इंटेंसिटी और C को किस फॉर्म में लिखा है, अरे आज लिखा है। इंटेंसिटी और एनर्जी को किस फॉर्म में लिखा है, अरे IUC का क्या रिलेशन निकाला आज, I इज इक्वल टू, अरे बोलोगे तब ना, U एवरेज इंटू C। ये क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, यस नो, इंटू C। अब क्या चाहिए आपको, अरे E चाहिए, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 2I बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C बनेगा। इंटेंसिटी कितना निकला 0.22, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻11C 3 इंटू 10⁻8। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ रहा है 2.9 वोल्ट पर मीटर। आया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस फॉर्म में आएगा, E नॉट के फॉर्म में आएगा। फिर क्या निकालना है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। फिर ये किस फॉर्म में आएगा, क्या निकालना है क्वेश्चन में, तुम लोग पता नहीं क्यों सिर्फ क्लास अटेंड करने आते हो क्या। E नॉट बाई B नॉट, तो ये E नॉट निकला, तो B नॉट का वैल्यू क्या आ गया E नॉट बाई C। E नॉट में C से डिवाइड कर देंगे, B नॉट आ गया। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। ये छोड़ो ना, ये कैसे कैलकुलेशन, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आरएमएस के फॉर्म में। आप E नॉट निकालो, B नॉट निकालो, आरएमएस निकालो, बातें की है, नोट करो। जल्दी करो।
हो गया, इरेज करें। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्ज एक्सपेरिमेंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। हर्ज ने एज्यूम किया कि दो यहां पर कॉपर और जिंक प्लेट, इसको इस तरह से सिमेट्रिकली अरेंज किया। यहां पर एक स्फीयर मेटल रॉड के साथ कनेक्ट किया। ये मेटल स्फीयर्स है। अब ये मेटल स्फीयर्स S1 और S2 ब्रास का बना रहता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। हाईली पॉलिश्ड इसलिए बनाया जाता है कि इसके आसपास के एयर इजीली आयोनाइज्ड हो जाए। अब इस स्फीयर S1 और S2 को उसने इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। इंडक्शन कॉइल आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, जिसका ये इंडक्शन कॉइल का ये एंड प्राइमरी और ये एंड सेकेंडरी की तरह बिहेव करता है। अब ये इनपुट से इंडक्शन कॉइल से आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया। हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने से जो स्फीयर्स है उसके आसपास के जो एयर है वो आयोनाइज हो गए। तो जब आयोनाइज एयर काफी नजदीक हो जाएंगे तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन होने लगेगा हार्मोनिकली। इस ऑसिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए यहां पर उसने एक डिटेक्टर लगाया रिंग के हेल्प से, और ये स्फीयर S1 डैश S2 डैश है। जो यहां से जो स्पार्क निकलेगा या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो सिग्नल मिलेगा उसको ये डिटेक्टर रिसीव कर लेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। तो जो एयर आयोनाइज हो रहा वो स्पार्क के फॉर्म में है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रहा है, और इस स्पार्क को ये रिसीव कर रहा है। अब ये स्पार्क जो रिसीव किया तो यहां पर जो मेटल रॉड S1 और S2 के बीच में जो गैप है, यहां चूंकि एयर आयोनाइज हुआ तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव, दूसरे का पोटेंशियल नेगेटिव, इसलिए कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। और ये इंडक्शन कॉइल एक इंडक्टेंस L का वैल्यू देगा। तो ये जो स्पार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में मिला, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम निकाल सकते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्लियर? तो इससे फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर लिया गया। यही इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। अब जो फ्रीक्वेंसी आपने डिटेक्ट किया उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब आप निकालते हैं 1/2 पाई अंडर रूट LC, यही हमने सारा जितना पार्ट आपको एक्सप्लेन किया वो इस फॉर्म में। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू करीब करीब ये आ जाता है 5 × 10⁻⁷ हर्ज के आसपास। तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू, 3 × 10⁸, और ये 5 × 10⁷। तो ये कितने आ गए? 6 मीटर। इसका मतलब लेबोरेटरी में ये करीब करीब 6 मीटर तक इसका डिटेक्शन हुआ। 6 मीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन हुआ, जिसको हर्ज ने आइडेंटिफाई कर। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन उसने लेबोरेटरी में 6 मीटर तक देखा। यदि आप इसको या सिंपल स्पेस में देखेंगे तो सेवरल किलोमीटर्स तक इसका प्रोपेगेशन हो सकता है। यहां तो एक लेबोरेटरी में कम एयर है, कम एयर का आयोनाइजेशन हुआ इंडक्शन कॉइल, और एटमॉस्फेयर में यदि देखा जाएगा तो काफी ज्यादा होगा। तो ये डिटेक्शन हुआ हर्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू,
और इसी पर मार्कोनी और जेसी बोस का भी कंट्रीब्यूशन हुआ। तो हिस्ट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैक्सवेल्स ने पहला डिटेक्ट किया, उसके बाद हर्ज आ गए, वही 6 मीटर हमने लिखा। उसके बाद आपका जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिसने सेंसेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया, उसने 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर तक का प्रोपेगेशन बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और लास्टली मार्कोनी ने बताया, और मार्कोनी के हेल्प से ही हम लोग टेलीग्राफी, जो पहले टेलीग्राम करते थे, उसने इसको डिटेक्ट करके बताया था, और इसी का यूज हम लोग टेलीग्राम में करते हैं। इसने क्रॉस द ब्रिटिश चैनल बताया था कि सेवरल किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन हो सकता है। तो ये हिस्ट्री था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम है वो 7 स्पेक्ट्रम है। अब वो 7 स्पेक्ट्रम में पहला आपका रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। अब ये एक आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बताया। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज याद रखना है और इसका यूजेस आपको याद रखना है। तो जैसे ये है, लिखने का तरीका हमने देखा। यहां पर सिंपल देखिएगा ध्यान से, ये जो फ्रीक्वेंसी हम दिखा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ऐसे आप 10 का पावर यूज कीजिएगा, 10 पर 11, यहां 11 से 13, 13 से 14, 14 के रेंज में है, 15 के रेंज में, 17 टू 20, 20 टू 24। इसी तरह से वेवलेंथ का, इसके बाद देखिए कि मिलीमीटर है, ऐसे से गए तो डिजिट के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका वेवलेंथ हो गया। अब इसके यूजेस पर आ जाए, तो जैसे हम रेडियो वेव्स को रेडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर लेते हैं, माइक्रोवेव्स का रडार एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। इसी तरह से इंफ्रारेड का नाइट विजन में इंफ्रारेड यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम में जितना भी हम लोग देखते हैं, जो विजिबिलिटी हमारी है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट बैक्टीरिया को किल करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह में यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट। एक्सरेज ऑलरेडी ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गामा रेज हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इसका यूज होता है। तो ये यूजेस आपको दिमाग में रखना। तो इस तरह से ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी में ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन आपको बताया उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, और ये सब क्वेश्चन हमने थोड़ा पुराना एनसीईआरटी का है, ये आपके सॉल्व करके दे दिया है, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। इसका कुछ पार्ट अभी डिस्कशन किया है, ठीक है, और कुछ को सॉल्व कर दिया है। ये सब सॉल्व कर दिया है, ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, एक एक स्टेप का क्वेश्चन सब है। जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया उसी फॉर्म में है, तो ये पुराने एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा।